स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिस्टल मैथ्स। दिस इज़ योर गोल्डन वीक। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं विच इज़ रिलीज्ड बाय CBSE ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो अभी बेसिक क्वेश्चन पेपर चल रहा है जिसका सेक्शन A और B हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। अब जिन्होंने भी वो वीडियोस ना देखी हों, आई रिकमेंड कि आप उन वीडियोस को जाके देखें, क्योंकि कभी कभी कुछ कंसेप्ट्स सैम्पल पेपर्स लगाने से क्लियर हो जाते हैं। और ऐसा देखा भी गया कि उन दोनों वीडियोस में उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो आज हम सेक्शन C को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे आपको 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हैं 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की रेडियस के। 2 टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करनी है स्मॉलर सर्कल पे और एक पॉइंट यहाँ पे आपको लेना है बिगर सर्कल पे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा इसमें। सबसे पहले हम एक सेंटर लेंगे O, कोई भी पॉइंट लेंगे O और O को सेंटर मानते हुए हम 3 सेंटीमीटर रेडियस में एक सर्कल बनाएंगे और O को सेंटर मानते हुए ही हम 7 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है जो बड़ा वाला सर्कल है उस पर हमें एक पॉइंट लेना है P। तो हम P पॉइंट बड़े वाले सर्कल पर लेंगे और OP ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, O और P को ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना है हमें कि OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा कि O पर हमें कंपास रखना है, OP को मेजर करना है और एक आर्क बनाना है। ठीक है, ठीक है, OP को मेजर करते हुए ऊपर एक आर्क बनाएंगे, नीचे एक आर्क बनाएंगे। फिर सेम इसी तरह से जैसे आपने O पर कंपास रखा था, अब आप P पॉइंट पर कंपास रखेंगे और दोनों साइड आर्क बनाएंगे। जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, आप इन दोनों आर्क को मिलाएंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा O डैश। जो कि इस OP लाइन का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, सेंटर हो जाएगा एक तरह से। तो आप क्या करेंगे, O डैश और P ये एक रेडियस हो गई और इस रेडियस को मानते हुए आप एक और सर्कल बना लेंगे। ठीक है, O डैश P को रेडियस मानते हुए एक और सर्कल बना लेंगे। अब ये वाला जो सर्कल है ये छोटे वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, A एंड B। तो यहाँ से इस P के थ्रू उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, PA और PB, जिससे कि आपको 2 टेंजेंट मिल जाएंगी इन कंसेंट्रिक सर्कल्स पे। तो आई थिंक मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में, इसको करते हुए और समझते हुए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला है यहाँ पे भाई, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट। आपको यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एक सर्कल पे जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो टेंजेंट्स हैं ये 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। तो मान लो 6 सेंटीमीटर की रेडियस आपने ले ली और इस तरह से आपने एक बड़ा सा सर्कल बना लिया।
ठीक है। अब क्या करेंगे, दो टेंजेंट्स बनानी है आपको, तो बना लो। क्या हो गया, इस तरीके से ये एक टेंजेंट हो गई और ये एक टेंजेंट हो गई। ठीक है, ओके। दिस इज़ द पॉइंट पी, ये मान लो ए और ये मान लो बी। ठीक है, वो कह रहा है इंक्लाइंड है एट एन एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। ये दोनों जो टेंजेंट हैं ये 60 डिग्री एंगल बना रही हैं मिलके। आपको इन्हीं टेंजेंट्स की लेंथ पता करनी है। अब देखो, ये जो ओ सेंटर है, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि इसको मिला देते हैं, ओ ए और ओ बी। अब देखो, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में, आपने देखा हुआ है कि अगर किसी भी सर्कल से कोई टेंजेंट गुजर के जाती है इस तरीके से, तो टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करती है। तो हमेशा क्या होता है कि रेडियस जो है उस पॉइंट पे जाके 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। कहीं से भी जा सकती है टेंजेंट, मान लो यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कट करेगी ये टेंजेंट सर्कल को, तो रेडियस जाके क्या करेगी, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेगी। ये प्रॉपर्टीज़ उनको पता होगी जिन्होंने सेक्शन ए और बी देख रखा होगा। तो अब उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये ओ ए भी तो क्या है, रेडियस है, और पी ए जो है टेंजेंट है, यानी कि ये इस पर भी 90 डिग्री बना रही होगी। और ओ भी एक क्या है, रेडियस, और पी भी एक टेंजेंट, तो यानी कि ये भी 90 डिग्री बना रही होगी इस पर। तो ये दोनों एंगल निकल आए 90, और ये वाला एंगल तो है ही है 60। तो आपके पास ये वाला एंगल निकल आएगा, एंगल ए ओ बी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल्स का सम जो होगा वो 360 होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हो भाई, 60 डिग्री प्लस 90 हो गए 180, प्लस एंगल ए ओ बी, ये मिला के हो गया 360। तो जब सॉल्व करोगे आपको एंगल ए ओ बी मिल जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 120 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे, देखो इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ पे बनाती हूँ मैं। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये है P, दिस इज़ A, दिस इज़ O एंड दिस इज़ B, और ये पूरा 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब क्या करेंगे हम कि हम OP को मिला देंगे। तो एक प्रॉपर्टी और होती है कि भाई जब इस तरीके से हम मिला देते हैं ना OP को, तो ये आधा आधा हो जाएगा, ठीक है, बाइसेक्टर हो जाएगा ये। तो ये भी 30 डिग्री एंगल हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, ट्रायंगल AOP में, इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री ही तो बन रहा है। तो आपने देखा ट्रायंगल AOP में, ठीक है, यहाँ पे OA जो है वो 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो OA भी एक रेडियस है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लगाओ 1030, क्योंकि दिस इज़ द परपेंडिकुलर, OA इज़ द परपेंडिकुलर। देखो 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि OA अपॉन हाइपोटन्यूज अपॉन बेस। बेस क्या हो गया, PA, क्योंकि आपको फाइंड आउट तो यही करनी है, PA। अब देखो 1030 की वैल्यू हो गई 1/√3 इज इक्वल टू OA की वैल्यू हो गई 6, और PA आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से PA आपको मिल गई 6√3। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। PA आपको फाइंड आउट करनी थी, वो आपको मिल गई। दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि एक पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स जा रही हों सेम सर्कल पे, तो उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़रा आप यहाँ पे देख लेना इसका सल्यूशन। ये देख, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स। यहाँ पे 300 पैसेंजर्स हैं जो कि दिल्ली से पुणे जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ का जो एयरलाइन स्टाफ है उन्होंने इनका एज वाइज चार्ट बना दिया है कि कितने पैसेंजर्स जो हैं वो 10 से कम उम्र के हैं, कि ठीक है, कितने 10 से 20 की उम्र में आ रहे हैं, कितने 20 से 30 में आ रहे हैं, कितने 30 से 40 में आ रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने एक चार्ट बना दिया है। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मीन एज, इन पैसेंजर्स की आपको मीन एज पता करनी है। तो चलो फिर ऐसा करते हैं, इसको एक टेबल में बना लेते हैं अच्छे से। तो देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है,
यहाँ पे कुछ नहीं, बस मैंने उस टेबल को थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख दिया है। जो एज लेस देन 10 बता रहा था उसको लिख दिया 0 to 10, लेस देन 20 कह रहे थे उसे लिख दिया 10 to 20। इस तरह से इसे अरेंज फॉर्मेट में अच्छे से लिख दिया है। ठीक है, अब मीन का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा बेटा, तो मीन का फॉर्मूला आप देखो बेटा, लिखो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है मीन का फॉर्मूला। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला, यानी कि एफ आई का सिग्मा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एफ आई का सिग्मा इन सबको प्लस कर लोगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, अब एक्स आई निकालना है आपको, तो इस टेबल में निकाल लेते हैं। कलर कोई और चूज़ कर लेते हैं, तो हम यही वाला ले लेते हैं। चलो हम एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होता है, एक तरह से मिड पॉइंट होता है। ये जो एज दे रखी है ना 0 to 10, इनका आपको मिड पॉइंट पता करना है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो 0 to 10 का मिड पॉइंट है 5, उसी तरह से 10 to 20 के बीच आएगा 15, 20 to 30 का मिड पॉइंट है 25, 30 to 40 के बीच आता है 35, यहाँ पे 45, यहाँ 55, यहाँ 65 और यहाँ पे 75। अब आपको एफ आई मिल गया और एक्स आई मिल गया, तो आप अब इनका क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एफ आई और एक्स आई, क्योंकि आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। तो देखो मेरे साथ करते जाओ भाई, 14 5 70, दिस इज़ 450, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं और कुछ नहीं। फिर आ रहा है 38 मल्टीप्लाई बाय 25, दिस इज़ 950, 52 मल्टीप्लाई बाय 35, दिस इज़ 1820, दैन इट इज़ 2250, मल्टीप्लाई करते जाना। फिर है 3355 एंड देन 2730 एंड देन 13 मल्टीप्लाई बाय 75, तो दिस इज़ 975। अब देखो क्या करना है आपको, सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि इन सब का सबमिशन निकालना है। तो सबमिशन क्या आ रहा है भाई, इन सब का प्लस कर दो, एफ आई एक्स आई का प्लस करके आ रहा है 12600, यही आ रहा है प्लस। अब क्या है, फॉर्मूले में रख दो, सिंपल सादा। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि 12600, तो दिखाई दे रहा होगा वैसे तो, और सिग्मा एफ आई क्या हो गया 300, तो ये गए 2 0 से 0 और आपको यहाँ पे मिल जाता है 42। ये आपको मीन मिल गया, यानी कि जो मीन एज होगी पैसेंजर्स की ऑल एंड ओवर वो होगी 42। ओके, ये रहा आपका सल्यूशन, यहाँ पे एक बार कर दिया गया है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो इसको पढ़ते हैं आप एक बार। अ लाइट हाउस इज़ अ टॉल टावर, यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो कि बता रहे हैं, मतलब लाइट हाउस के बारे में थोड़ा पहले डिस्क्रिप्शन दिया गया है, क्योंकि अब आपके में केस बेस्ड स्टडी आने लगी है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि एक लाइट हाउस जो होता है वो एक टॉल टावर होता है बस, जिसके टॉप पर लाइट लगी होती है। ये ज़्यादातर आइलैंड्स पे, कोस्ट या क्लिफ्स पर बने हुए होते हैं। पानी में जो ये लगे हुए होते हैं ना लाइट हाउसेस, ये एक तरह से नेविगेशनल एड का काम करते हैं। नेविगेशन का मतलब रास्ता दिखाने वाला एक तरह से काम करते हैं, आपको बताने वाला काम। तो ये मराइनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, और ये बोट और शिप को वार्निंग भी देते हैं जब भी कोई डेंजर होता है, तो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। इनिशियली पहले के समय में तो वुड, कोल इनका यूज़ किया जाता था एज इल्यूमिनेटर्स, यानी कि लाइट दिखाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था वुड और कोल का। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब इनकी जगह ले ली कैंडल ने, लैंटर्न ने और इलेक्ट्रिक लाइट्स ने। और आज के दौर में तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मशीन्स हैं, रिमोट मॉनिटरिंग बहुत सारी मशीन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है वो कही है प्रॉन्ग्स रीफ लाइट हाउस, जो कि मुंबई का है। ये बनाया गया था 1874 to 75 में। इसकी हाइट बताई गई है कि 40 मीटर ये ऊंचा है, और इसकी बीम अगर देखा जाए तो 30 किलोमीटर की दूरी तक भी दिख सकती है। ठीक है, अब इस वाले टावर के पास में क्या हो रहा है, एक शिप और एक बोट आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से। तो यहाँ दिख रहा होगा ये शिप है, ये बोट है, तो सॉरी ये बोट है, ये शिप है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट का, फ्लैश लाइट तो ऊपर है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा लाइट हाउस से बोट की तरफ 30 है, और लाइट हाउस से शिप की तरफ 60 है। तो देखो लाइट हाउस यहाँ है ए पॉइंट पे, और अगर मैं बोट की तरफ देखूँ ये वाला,
ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन वाला कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। तो भाई जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो बनेगा लाइन ऑफ साइट से एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो 30 है अगर बोट की बात करें तो, और शिप की बात करें तो यही जो डिप्रेशन है ये 60 है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपको, अभी क्वेश्चन तो आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द टू बोट, इन दोनों में से कौन क्या बोट या फिर शिप इज़ नियरर टू द लाइट हाउस, लाइट हाउस के पास में कौन है, बोट है या फिर शिप है, और उसकी डिस्टेंस और फाइंड आउट करो। ठीक है भाई, कर लेंगे। अब देखो ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको, प्रीवियस सेक्शन बी में आपको बताया गया था कि भाई जितना पास आप किसी चीज़ के होगे, जैसे कि ये टावर है, अगर आप ज़्यादा पास जो चीज़ ज़्यादा पास होगी इस टावर के, उसका एंगल जो होगा वो ज़्यादा बनेगा, चाहे वो ऊपर से एंगल ये वाला हो या फिर वो ये वाला एंगल हो, कोई भी एंगल हो भाई, दोनों इक्वली होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। तो अगर ये 60 बन रहा है तो ये भी 60 बनेगा, और जितना पास होता है ऑब्जेक्ट उतना ही एंगल ज़्यादा होता है। तो आप इस लॉजिक से कह सकते हो कि जितना ज़्यादा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतना ज़्यादा पास वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको प्रीवियसली भी बता दी थी। ठीक है, तो अगर आपको पता चल ही गया है कि भाई ये जो शिप है ये ज़्यादा पास है, तो अब इसकी डिस्टेंस भी पता कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस में कुछ नहीं है, अगर आप ये ABC ये वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ABC को, दिस इज़ AB और C। एक चीज़ और समझो, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, जैसे कि ये एंगल है ये 60 डिग्री है, तो फिर अभी मैंने बताया कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, याद करो भाई ये दो लाइंस है पैरेलल, ये वाली और ये वाली, तो इनमें ये बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये भी 60 होगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। देखो AB की हाइट उन्होंने दे रखी है पहले से ही 40, क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि लगभग 40 मीटर लंबा है, तो वही उन्होंने हाइट दी हुई है। आपको निकालना क्या, आपको ये निकालनी है BC निकालनी है आपको, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है बोट की शिप की टावर से, ये चीज़ x। तो फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा 1060, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकल सकता है, ये परपेंडिकुलर है AB अपॉन BC। 1060 की वैल्यू रख दो, √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 40 अपॉन x, यानी कि BC आपको निकालना है, दिस इज़ 40√3। ठीक है, x आपके पास आ गया 40√3 मीटर। दिस इज़ नॉट 40√3, ये 40/√3 हो गया। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा एक सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x इज़ इक्वल टू 40/√3, और इसको रेशनलाइज करना चाहें तो रेशनलाइज कर लेना, √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 40√3/3 मीटर। इतनी इसकी डिस्टेंस हो गई, किसकी, शिप की डिस्टेंस जो है वो टावर से इतनी ज़्यादा हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट। अब बोट कितना टाइम लेती है ये बताना है आपको, टू रीच द लाइट हाउस, लाइट हाउस तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेती है, अगर इसकी स्पीड आपको बता दी है 20 किलोमीटर/आवर। ठीक है, हम सेम कंसेप्ट अपनाते हैं भाई, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, क्योंकि देखो स्पीड आपको दी गई है, पहले आप डिस्टेंस तो पता करो, डिस्टेंस आ जाएगा तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना, बहुत ही प्यारा वाला फॉर्मूला जो होता है, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो ये ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, ठीक है, दिस इज़ A, दिस इज़ D एंड दिस इज़ B। ओके, नाउ अगर ये 30 है तो सेम, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ये भी 30 होगा, और ये तो क्वेश्चन में 40 गिवन ही है कि 40 मीटर ये हाइट है इसकी, तो फिर से हम करते हैं, और D भी हमें निकालनी है, x मान के चलो, कुछ भी मान के चलो, तो यहाँ पे फिर से वही लगाते हैं हम 1030, इस बार जो एंगल है वो 30 है, 1030 इज परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन बेस क्या हो गया DB,
1030 इज़ 1/√3, AB इज़ 40 एंड DB तो हमें पता ही करनी है, तो DB को मैं DB ही लिख कर रहने देती हूँ। अब DB आ गया आपके पास 40√3 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आ गई। अब आपके पास स्पीड है और डिस्टेंस है। अब आप क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई, टाइम पता करना है। टाइम इज़ इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गई 40√3 मीटर, और स्पीड क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, तो देखो किलोमीटर को तो चेंज कर दो मीटर में, यानी कि इसको तो इनटू कर दो 1000 से, और जो पर आवर है, पर आवर का मतलब है आर ऊपर चला गया, और वन आवर में हो गए 60 मिनट्स, तो इसको मैंने मिनट्स में चेंज कर दिया। इस वजह से मेरा आंसर जो है वो मिनट्स में आएगा, याद रखना। तो कैसे भी करके कैंसिल आउट कर लो भाई इसको। ठीक है, 4×2 = 8, 5×20, और इसको जब सॉल्व करोगे, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, इस तरीके से जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.076 मिनट्स। ठीक है, करके देख लेना एक बार। तो ये हो गया इसका सल्यूशन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप, ये रहा इसका सल्यूशन, आप देख लेना, और ये सेकंड वाले का सल्यूशन है। चलो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कृष्णा नगर इज़ अ स्मॉल टाउन। एक छोटा सा टाउन है कृष्णा नगर, जो कि वेस्ट बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट में है। अब कृष्णा नगर की जो क्ले डॉल्स हैं वो अपनी क्वालिटी को लेके बड़ी फेमस है। कैसे बनती हैं ये, दे आर क्रिएटेड बाय मॉडलिंग कॉइल्स ऑफ क्ले ओवर अ मेटल फ्रेम। एक मेटल फ्रेम के ऊपर क्ले को अच्छे से रखा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो क्ले अच्छे से जम जाता है उसमें, तो हम क्या करेंगे, उन फिगर्स को, हम नहीं मतलब वो लोग क्या करते हैं, नेचुरल कलर्स उस पर पेंट कर देते हैं। ठीक है, उनके बाल वगैरह बनाने के लिए शीप के वूल और जूट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर्टिशियंस जो थे पहले, तो उन्होंने ये मॉडल्स जो हैं ऐसे बनाए थे, मतलब मॉडल्स में वो फ्रूट्स बनाते थे, एनिमल्स बनाते थे, गॉड्स, गॉडेस, फार्मर, फिशरमैन, ये सब बनाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके भाई ज़माना आगे बढ़ रहा है, तो वो भी थोड़ा आगे बढ़े, और उन्होंने डोनाल्ड डक बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, और थोड़े अच्छे अच्छे कॉमिक कैरेक्टर्स भी बनाना स्टार्ट किया। अब उनकी ये जो क्रिएशंस हैं ये अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल म्यूज़ियम्स में रखी जाती हैं। यहाँ कुछ डॉल्स आपको दिखाई गई हैं कृष्णा नगर की, देख लो काफ़ी प्यारी डॉल्स हैं ये। फिर आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कुछ टाइम इन्हें निहार लो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अभी कुछ और डिटेलिंग बताई गई है। यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ डायामीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डॉल 1 में ये जो एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं इनका डायामीटर, साथ में स्फेरिकल ऑरेंजेस जो डॉल 2 में दिखाई दे रहे हैं इनका डायामीटर, इनके डायामीटर का रेशियो आपको दिया गया है 2:3। तो ये कुछ कुछ बातें हैं याद रखनी है भाई। D1 और D2 इनका रेशियो दिया गया है 2:3। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर की मेल डॉल हमें दिख रही है ये वाली, ठीक है, इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी है और स्फेरिकल हेड है। हाँ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। द स्फेरिकल हेड टचेज द सिलेंड्रिकल बॉडी, तो जो ये स्फेरिकल हेड है इसका, ये इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी को टच कर रहा है। ठीक है, द रेडियस ऑफ बोथ स्फेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज़ 3 सेंटीमीटर। देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई सिलेंडर होगा अगर उसके ऊपर इस तरीके से हेड रखा होगा तो उन दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इनका भी रेडियस जो है वो दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट दे रखी है सिलेंड्रिकल बॉडी की, यानी कि ये जो हाइट है ये 8 सेंटीमीटर है। और इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलो फिर क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स। ये जो रेड स्फेरिकल एप्पल्स दे रखे हैं इनका, और साथ में ये जो ऑरेंजेस हैं इनका, इनके सरफेस एरिया का आपको रेशियो बताना है। तो ये दोनों क्योंकि स्फेयर शेप के हैं तो आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए स्फेयर का। क्या होता है भाई, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। क्वेश्चन में गिवन था, अगर आपको याद हो, इनके डायामीटर्स का रेशियो गिवन था। डायामीटर्स इसका हमने माना D1 और इसका माना D2, ऑरेंजेस का D2 मान लिया, तो वो आपको दे रखा था
2:3। डायामीटर को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है, डायामीटर को लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ रेडियस, होती ही है वो, और इसकी भी रेडियस होगी R2, तो हमने इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ R2। तो यहाँ से आपको रेडियस का भी मतलब रेशियो मिल गया, ठीक है, R1 का, और R1:R2 आपको मिल गया यहाँ पे। तो ठीक है, अब आपको सरफेस एरिया क्या करना है भाई, सरफेस एरिया डॉल 1 का और सरफेस एरिया डॉल 2 का, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो पहली वाली डॉल का तो होगा 4πr1 का स्क्वायर, और दूसरी वाली डॉल का होगा 4πr2 का स्क्वायर। ये 4π और 4π हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि ये तो है कॉन्स्टेंट्स। R1 की जगह पे आप R1 की वैल्यू रख दो 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और नीचे R2 की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया का रेशियो था वो निकल आया 4:9। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखते हैं अब, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3। ये जो डॉल 3 वाली जो ये मेल डॉल है ना, इसको मेल्ट किया जाता है, ब्लू डॉल को इसको मेल्ट किया जाता है पूरे को, और इसकी क्ले से फिर ये जो डॉल 4 का सिलेंड्रिकल ड्रम है इसको बनाया जाता है। अब हमने ये पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, मतलब 9th में 8th में पढ़ा ही होगा कि भाई जब भी किसी चीज़ को मेल्ट किया जाता है ना, चाहे आप स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर में कोई क्ले होगी, आप उसे मेल्ट कर दो और उसका रेक्टेंगल बना दो, तो उनका एरिया भले ही बदल जाएगा लेकिन उनका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम्पल गलत हो गया क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल का कोई वॉल्यूम नहीं है, बट हम एक एग्जाम्पल करते थे ना कि स्फेरिकल बॉल होती थी बड़ी सी, ठीक है, उसको हम मेल्ट करते थे और छोटी छोटी बॉल्स में बना देते थे। तो हम क्या करते थे, उन सभी बॉल्स का वॉल्यूम प्लस करके बड़ी वाली बॉल के बराबर करते थे, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। सेम आज काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे किसको मेल्ट किया गया है, इस ब्लू वाली डॉल को। इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, देखो वॉल्यूम ऑफ डॉल 3, इसको हम इक्वल कर देंगे किसके, क्या बनाया गया इसको मेल्ट करके, सिलेंडरिकल ड्रम बनाया गया है, तो इस ड्रम के वॉल्यूम के आप इसको बराबर कर दोगे। यहाँ पे आपको देखो ड्रम का रेडियस भी दिया गया है और बोला है इस ड्रम की हाइट पता करो, ठीक है। अब अगर मैं इस डॉल 3 की वॉल्यूम को पता करूँ तो इसमें तो दो शेप्स हैं, एक तो ये स्फेयर है, देखो कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, एक तो ये स्फेयर दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक सिलेंडर है, तो दो वॉल्यूम आपको प्लस करनी पड़ेंगी तब इस पूरी डॉल 3 का वॉल्यूम आप पता कर पाओगे। तो आप लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या स्फेरिकल हेड प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, तब आप वॉल्यूम ऑफ डॉल 3 पता कर पाओगे, एंड देन उसे इक्वेट कर देना वॉल्यूम ऑफ ड्रम के, ठीक है। अब स्फेरिकल वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाया। हम देखो भाई कि यहाँ से जाएगा 2 पावर बचेगी, 9 4 चाहिए होगा 36 पाए, प्लस दिस इज 3 3 9 8 72 पाए, एंड दिस इज 3 3 9 पाए एच, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा तो हमारे पास जो एच है वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखना, जैसे कि ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 108 पाए इज इक्वल टू 9 पाए एच, और इसको करेंगे तो 9 1 9 2 4 10, पाए से पाए कैंसिल, तो एच आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस तो क्लियर हुए होंगे और मज़ा भी आया होगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिकल थे और मज़ा आया होगा आई थिंक। तो अगर अच्छा लगा हो सेशन और मज़ा आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।